नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर हिंद किसान की बात का नया एपिसोड लेकर के। आज हम बात करेंगे उन मज़दूरों की जो लॉकडाउन के चलते, कोविड महामारी के चलते शहरों से गांव चले गए थे, लेकिन वो लोग गांव से फिर वापसी शहर की तरफ आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार का दावा है कि हमने कोशिश की कि मज़दूर जो है वो गांव की तरफ गए और उनके लिए वहाँ रोज़गार की व्यवस्था करने का दावा किया गया, लेकिन वास्तविकता उससे काफ़ी अलग है। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। आज एक मज़दूर के बारे में हम बात करते हैं जो कि गांव चला गया था क्योंकि शहर में सब कुछ बंद हो गया था। उस मज़दूर का नाम था सिकंदर यादव। वो रोहतास ज़िले का बिहार में रहने वाला था। उसने गांव में कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली क्योंकि उसको उसके ज़रूरत का रोज़गार वहाँ नहीं मिला और जिस तरह का जीवन वो जीना चाह रहा था वो वहाँ संभव नहीं हो सका। ये मज़दूर करीब 1000 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके अपने गांव गया था। दिल्ली में एक जींस की फैक्ट्री में काम करता था, मशीन ऑपरेटर था। सो ये एक ऐसी कहानी है जो पूरे तंत्र को हमारे सामने लाती है, उसकी नाकामी को हमारे सामने लाती है। ये अलग बात है कि सरकार ने उसके कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान भी लॉन्च किया था। और बात सिर्फ एक सिकंदर की कहानी के नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे मसले हमारे सामने आए। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हम बात करें तो सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपया मनरेगा के तहत आवंटित किया, क्योंकि पहले 60,000 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ा करके 1 लाख करोड़ किया और उसके साथ ही 50,000 करोड़ रुपए के कुछ दूसरी योजनाओं के काम एक साथ जोड़ करके रोज़गार पैदा करने, अवसर पैदा करने की घोषणा की। तो लेकिन इसके बावजूद परिस्थिति जो है वो हम सबके सामने है। ज़्यादातर मज़दूर वापस शहर आना चाहते हैं और एक ताज़ा सर्वे हमें इस हकीकत के काफ़ी करीब लेकर के जाता है कि स्थिति क्या है। इसका मतलब जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो उन करोड़ों लोगों को वहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए, उनको समेटने के लिए नाकाफ़ी है। भले ही हम दावे करें कि इस मौजूदा आर्थिक संकट के दौर में एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा है, लेकिन परिस्थितियाँ और वास्तविकता कुछ और है। इस पूरे मसले पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य निखिल डे जी, जो मनरेगा पर बहुत लंबा काम उनका है, और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जो पूर्व डीजी हैं IAMR के, और जो रोज़गार का जो सेक्टर है उसके ऊपर मल्होत्रा जी का बहुत बड़ा काम है। मैं निखिल जी आप लोगों के पास आऊँगा, उसके पहले हम एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। लॉकडाउन के बाद की इन तस्वीरों का गवाह पूरा देश बना। कोरोना की वजह से शहरों में काम धंधा बंद हुआ तो प्रवासी मजदूर अपने गांव घरों की ओर लौटे, कुछ तो नंगे पैर और कुछ भूखे पेट। हालांकि इन कदमों की मंजिल अपने घर की दहरी ही थी। गांव चले तो गए, लेकिन न हाथ को काम मिला और न ही पेट भरने को रोटी मिली। आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम समेत 5 दूसरी संस्थाओं की तरफ से किए गए एक सर्वे के मुताबिक गांव लौटे 80% लोगों को उनके लायक काम नहीं मिल पाया। 48 जिलों के सर्वे में पता चला कि इस दौरान महिलाओं का काम बढ़ा है। 24% लोगों ने कबूला कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वाने पर विचार कर रहे हैं। 43% परिवारों ने कहा कि उन्हें इस दौरान खाने की कमी का सामना करना पड़ा, इसीलिए 55% परिवारों को खाने के आइटम घटाने पड़े। 6% परिवारों ने अपने घरों का सामान गिरवी रखा, तो वहीं 15% परिवारों को अपने पशु बेचने पड़े। दरअसल 11 राज्यों में 4835 परिवारों के सर्वे में ये बात सामने आई कि गांवों में वापस गए 2/3 मजदूर या तो शहर वापस आ गए या आना चाहते हैं। वहीं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि शहरी ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी अपना रोजगार गंवाने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी है। फिर चाहे वो असंगठित सेक्टर में काम करने वाले मजदूर हो या फिर नियमित सैलरी पाने वाले, अपना काम गुजारा चलाने वाले लोगों से भी रोजी रोटी छिन गई है।
सरकार ने लॉकडाउन के बाद घोषित पैकेज में मनरेगा के बजट में 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का दावा किया था कि अब चालू साल में रोजगार के लिए मनरेगा के तहत 84,000 करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे। वहीं पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत भी रोजगार के मौके पैदा करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन सवाल वही है कि भारी भरकम योजनाएं जमीनी हकीकत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाती हैं? जिस तरह से प्रवासी मजदूर शहर लौटने को मजबूर हो रहे हैं, क्या वो ये बताने के लिए काफी नहीं कि गांव की अर्थव्यवस्था इतनी लचर है कि शहर की ओर पलायन एक ऐसा सच है जिससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। दिल्ली से कीर्ति राजौरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो ये पहला सवाल मैं आपसे करूं कि ये जो परिस्थिति है वो क्या कहती है कि ये जो ताज़ा सर्वे एक आया है जो एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने किया है सेंटर ने, कि ज़्यादातर लोग वापस शहर में आना चाहते हैं, जबकि सरकार ने कहा हम वहीं पर उनके लिए रोज़गार पैदा करना चाहते हैं। आप उन लोगों के बीच में लगातार बरसों से काम कर रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? तो ये बिल्कुल है कि वो शहर जाना चाहेंगे। वो शहर गए थे क्योंकि उनको गांव में रोजगार नहीं मिल रहा था, और जो रोजगार मिल रहा था वो पर्याप्त पैसा उनको नहीं मिलता था। लेकिन बात ये है कि उसी सर्वे में पता चल रहा है कि केवल एक हैं वापस। तो ये बता रहा है हमें कि आज उनकी परिस्थिति इतनी बुरी है कि ना तो गांव में उनको वो रोजगार मिल रहा है जो उनको चाहिए, और ना शहर में रोजगार मिल सकता है। तो बेरोजगारी की बेहद दिक्कत है इस समय। बहुत बहुत कठिन परिस्थितियों में ये सारे मजदूर जी रहे हैं। अब नरेगा ने बहुत कुछ उनको दिया है, आपने नरेगा का जिक्र किया, नरेगा ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो रोजगार नहीं दिया जो उनको चाहिए, और ना ही उनके नरेगा के पैसे न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। और कई राज्यों में तो जो नरेगा का मजदूरी है वो भी नहीं मिल रही है। हम लोगों ने भी देखा है, नरेगा के आंकड़े भी बताते हैं कि लगभग 18-20% लोग जो रोजगार मांग रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड हो रहा है, उनको भी नरेगा में नहीं मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जो रोजगार कल्याण वाला योजना अभियान था, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई नया रोजगार उपलब्ध कराने की कोई बात नहीं थी। लेकिन आज नरेगा में भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। दिख रहा है कि राज्यों के पास मात्र 12%, लगभग 10-12% पैसे बचे हुए हैं। और हम देख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल था कि लगभग मंत्रालय का खर्च हो गया अप्रैल, मई, जून में, जबकि अप्रैल में लगभग कोई भी खर्चा नहीं हुआ क्योंकि सब लॉकडाउन में थे। तो 2 महीनों में, मई जून में, इतना ज्यादा खर्चा हो गया है कि आज वो बताता है कि कितनी बड़ी आवश्यकता है, और रोजगार को सरकार को ही कहीं ना कहीं पैदा करना, रोजगार को देने की जरूरत है। नरेगा को 200 दिन करने की जरूरत है, और कोई शहरी रोजगार गारंटी भी शुरू करने की जरूरत है। ये संतोष जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आता हूँ। अभी जो दावे किए गए थे कि इतना सारा, क्योंकि लोग, करोड़ों लोग गाँव में वापस गए शहरों में, क्योंकि काम धंधे सब बंद हो गए थे, और उनके लिए यहाँ रहने खाने तमाम किस्म की दिक्कतें आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में वो लोग गांव तो चले गए, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ब्राइट स्पॉट तो बताया जा रहा है, लेकिन वो उन सब लोगों को एब्जॉर्व करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो जो लोग गए, उनका उसमें अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अलग अलग तरीके का उनका काम करने का एक क्षमता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या दिखता है? ये जो पहले सवाल का जवाब अगर मैं आपसे मांगूं तो। देखिए, दिखता ये है कि जब वो वापस गए तो मनरेगा में काम उनको मिला, नाकाफी मिला, उस पर मैं अभी 1 सेकंड में आता हूं, मगर मनरेगा में मिला। उसके अलावा वो ऐसे समय वापस जा रहे थे जब वो वैसे ही वापस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो कटाई का मौसम था जी, रबी की फसल की कटाई का मौसम था। जब रबी की फसल की कटाई पूरी हो गई तो खरीफ के फसल की बुआई शुरू हो गई, तो वो भी काम शुरू हो गया। तो अस्थायी रूप से ये काम
मिला उन्हें 2 किस्म के काम, कुछ ओपन मार्केट में और कुछ मनरेगा के वजह से। मगर जैसे मित्तल जी ने बताया और पूरे आंकड़े, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि मई जून में लगभग 80 लाख लोगों को ने मांगा मनरेगा का काम, मगर केवल 62 लाख लोगों को मिला जी, यानी कि 18 लाख लोगों को नहीं मिला। देश भर की बात बता रहा हूं। और ऐसा भी नहीं कि उनको बेरोजगारी भत्ता मिल जाए, क्योंकि वो बेरोजगारी भत्ता हालांकि ये मनरेगा की में लिखा हुआ है मगर वो मिलेगा नहीं, और पैसा खर्च हुआ चला जा रहा है। तो पहली बात तो यह है कि जहां जहां जिन जिन जिलों में खासतौर से 100 के करीब परसेंटेज, क्योंकि 100 साल में मिलता हैगा एक परिवार को जी, वो काम पूरा होने लगेगा तो सरकार को पहले 100 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 150 बढ़ाना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई है नहीं। उसका कारण यह है कि शहर में काम बड़ी धीमे धीमे छोटा होगा। तो दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, जो अस्थायी रूप में बुआई और कटाई का काम आया था, शुरू हुआ था, वो तो खत्म हो गया जी। अब उसको दोबारा आने में करीब 4-5 महीने लगेंगे, तो ये बेचारे क्या करेंगे? और इस माहौल में जब कहीं ज्यादा मात्रा में लोग वापस आए हैं पहले के मुकाबले जितने थे ग्रामीण इलाकों में, तो जाहिर है मजदूरी दर गिरने वाली है और गिर गई है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वो वापस जाना चाहे, मगर वापस जाने की संभावनाएं भी तो होनी चाहिए। ये निखिल जी, मैं ये सवाल एक दूसरा है कि जो लोग गांव में गए, वो सर्वे जो हुआ है उसमें करीब 43% लोगों ने कहा कि उन्हें खाने के सामान की कमी की दिक्कत झेलनी पड़ी, और उन्होंने अपना खर्चा जो है घटाना पड़ा उनको, क्योंकि आमदनी उतनी नहीं थी। फिर करीब 6% लोगों ने अपना सामान गिरवी रखा, कुछ लोगों को अपने जो उनके पशु थे उनको बेचना पड़ा खर्चे चलाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? एक तो जैसे इशारा किया संतोष जी ने कि मजदूर ज़्यादा गए, वेजेस गिर गए वहाँ पे। मनरेगा एक एस्पेक्ट है, लेकिन आबादी देश की बहुत बड़ी है और बहुत लोग वहाँ पर जो पहले से थे उनको भी काम चाहिए था। और इमीडिएटली, क्योंकि उस वक्त हार्वेस्टिंग का सीजन था, रबी की कटाई चल रही थी, फिर उसके बाद खरीफ की बुआई हो गई। लेकिन अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उस तरीके के काम बचते नहीं है, मानसून शुरू हो गया। इवन जब मनरेगा के भी काम है बहुत सारे, जब पानी हो जाता है तो वो बंद हो जाते हैं। तो ये संकट तो उनके सामने आया, इसका तो कोई हल किसी ने खोजा नहीं। और ये एक कड़वी सच्चाई है, जो हमारी जो सिस्टम है, जो हम लोग नीतियां बनाते हैं या जो इमीडिएटली रिक्वायरमेंट के लिए जो योजना उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करें जो दिक्कत झेल रहे हैं, तो ये उसकी नाकामी को जाहिर करता है। बिल्कुल। एक तो चीज़ें हैं कि दिक्कत कि हम मतलब लोगों ने अपने 10% तक जीडीपी का दिया ये पूरी रिकवरी पैकेज में। जिस देश ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में नरेगा को छोड़ के लगभग कोई जो एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत थी डिमांड को जनरेट करने के लिए, वापस रिकवरी रिवाइवल करने के लिए, वो किया नहीं। गाँव में शहर, और आज की तारीख में यदि एक रिसोर्स है सरकार के पास, वो अनाज है जी। शायद सबसे कम पैसा लागत में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं और कहीं ना कहीं डिमांड भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कैश जाएगा लोगों के पास तो वो बाजार में आएंगे और कुछ ना कुछ रिवाइवल होगा। लेकिन जो आप कह रहे थे कि लोगों के पास घर में खाने को नहीं है, वो एक हकीकत है। और केवल आप एनएफएसए के लोगों को ही अनाज 5 किलो से 10 किलो बढ़ा दो प्रति व्यक्ति, तो वो बाकी जो बचे हुए लोग हैं, लोग 2011 के बाद जो पैदा हुए हैं उनको, उनकी गिनती नहीं हो रही है एनएफएसए के अंदर ही। और बहुत बड़ी संख्या है जिन जो कभी राशन नहीं मिलता था उनको, वो वापस घर गए हैं, वो क्या खाएंगे? उनको अनाज, वो 2 रुपए किलो अनाज तो मिलना चाहिए। वो सरकार के पास पड़ा है, सड़ रहा है, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। जगह नहीं है गोदामों में रखने के लिए, वो नहीं दे रहे हैं। तो जो रिसोर्सेज है सरकार को, वो तो काम में लेना चाहिए, या पता नहीं क्या सोच रहे। ये मल्होत्रा जी, मैं ये सवाल आपके पास लाता हूँ कि ये मिसमैच जो है, क्या ये पॉलिसी मेकर उसको देख नहीं पाए कि
आपने कह दिया कि इतना हमने मनरेगा में कर दिया, इतना हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में पैसा दे दिया, तो ये जो हकीकत है। और दूसरा एक बड़ा सवाल यहाँ भी आता है कि जैसे ये सर्वे तो अभी आया है, जो गैर सरकारी क्षेत्र के लोगों ने सर्वे किया है, हमारे पास आंकड़ों का बड़ा अभाव रहता है और ये डाटा का कोई उस तरीके से अवेलेबिलिटी नहीं है। ना हमारा कोई एनएसएसओ कोई सर्वे लेके आ रहा है, ना कोई डिपार्टमेंट उस तरीके का कर रहा है कि मैपिंग हम कर ले, जबकि दावे बड़े बड़े किए गए कि स्किल मैपिंग चल रही है। जैसे यूपी में करोड़ों लोगों की स्किल मैपिंग कर दी। अरे मैपिंग कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका क्राइटेरिया क्या है और क्या ये जॉब्स अवेलेबल हैं? जबकि अगर आप देखो जो सरकारों की जो बयानबाजी है उसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि इतने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, इतने लोगों को हमने देख लिया है, फिर इंडस्ट्री को चिट्ठी लिख दी है, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत तो ये है जो सबको विदित है जी कि लॉकडाउन की वजह से लगभग 3 महीने का जो इनकम लोगों को था वो एकदम से समाप्त हो गया। जब धीमे धीमे अब बिजनेस शुरू हो रहे हैं, काम थोड़ा बहुत शुरू हो रहा है, तो वो तो धीमे ही धीमे होगा ना। उसको तो लगेगा, बहुत कम लगेगा तो साल भर लगेगा। और किसी को उम्मीद नहीं है कि 2021 के वित्त वर्ष में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा इकोनॉमी का, और इसका मतलब है कि आमदनी का लोगों की, इसलिए डिमांड का। इसलिए सारे इकोनॉमिस्ट मिलके यही कह रहे हैं कि 1% जीडीपी का आपने फिस्कल स्टिमुलस किया है, वो निहायत नाकाफी है। अब आपको मैं तुलना करता हूं 2008 के स्टिमुलस से। नहीं, मैं बीच में आपको मल्होत्रा जी, सरकार तो कह रही है हमने 10% दे दिया जीडीपी का। उन्होंने बड़े 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा के आंकड़े गिनाए कि साहब उसमें हमने इतना दे दिया, इतना दे दिया। उसी का विश्लेषण कर रहा हूं, उस 10% का विश्लेषण कर रहा हूं। उसका 9% जीडीपी का तो बैंक लोन के और बैंक गारंटी और लिक्विडिटी बढ़ाने का, तरलता बैंकों में बढ़ाने के लिए है। 1% केवल फिस्कल रूप है। फिस्कल का मतलब बजट के रूप में, यानी कि टैक्स की कटौती या राजकोषीय व्यय की को बढ़ावा देना। टैक्स की कटौती की तो करने की हिम्मत है नहीं सरकार की, क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स साल भर पहले घटा चुकी है। पर्सनल इनकम टैक्स का थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया था 2.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख। तो पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ नहीं कर सकती। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स वैसे ही जुलाई पिछले साल में कम कर चुकी है 30% से 25%। उसको दोबारा तो ऊपर लेके नहीं जाएगी, तो टैक्स में तो कोई फर्क आया नहीं है। निखिल जी, ये बताइए कि एक तो संतोष जी ने जैसे कहा कि जो पैकेज है वो नाकाफी है और वो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है उस तरीके की, उसमें कर्जे की बात ज़्यादा है, फिजिकल ट्रांसफ़र बहुत कम है। दूसरी बात ये है कि ये जो जनधन खाते थे उनमें 500 रुपया देने की सरकार ने व्यवस्था की थी, और इसके अलावा कोई बड़ी सोशल सिक्योरिटी तो है नहीं ग्रामीण क्षेत्र में। और ये भी फैक्ट है कि जो दरें हैं रोज़गार के, उसके ऊपर वेतन की या उनकी मजदूरी की, उसमें भी कमी आई क्योंकि लोग वहाँ पर बढ़ गए। ये एक बड़ा मसला है। और एक अभी जैसे आप पीछे शुरू में कहने वाले थे कि जो मनरेगा के लिए जो प्रावधान है उसमें से तो बहुत ज़्यादा खर्च ऑलरेडी हो चुका, 50% से ज़्यादा। और फिर ये है कि बहुत जगहों पे 80-90% जो मैंडेज है वो भी हो गया है। तो ये एक्स्ट्रा कोई गवर्नमेंट उसमें देने वाली नहीं है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके की सरकार में चर्चा है कि वो जितना पैसा दे दिया अब उसमें कोई एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। और जबकि आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं ज़मीन पे, वो कहते हैं कि आपको 100 दिन के ज़्यादा रोज़गार की उसको अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि परिस्थिति जो है वो असामान्य है और असाधारण स्थिति है। जैसे कि 2008 की क्राइसिस थी, वो फाइनेंशियल क्राइसिस थी। ये ऐसी आपदा है जो महामारी की है और जिससे कोई भी अछूता नहीं बचा है, और तमाम सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। अब धीरे धीरे अनलॉक हो रही है, लेकिन वो भी स्थिति हम सबके सामने है। जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत बेहतर नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हैं ऐसे में, निखिल जी? तो पहली बात यह है कि नरेगा में ही और सरकार के कानून और व्यवस्था में ही प्रावधान है कि आपदा के दौरान 50% ज़्यादा पैसा देना चाहिए। तो 50% ज़्यादा, 50 दिन ज़्यादा 150 दिन की मजदूरी देनी चाहिए, और दिए हैं
सूखे में दिया है, जब अर्थक्वेक हुआ था उत्तराखंड में वहाँ दिया। इस समय तो हमें असम, बंगाल में जो आया था बाढ़, बिहार में जो बाढ़ आ रहा है, वहाँ हमें 150 दिन देना चाहिए, हमने काम ही बंद कर दिया, जबकि लोगों को अपने घर वापस बनाने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा। तो सरकारी पॉलिसी पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, क्योंकि मार्केट नहीं कोप कर पा रहा है, मार्केट से नहीं मिल पा रहा है जो, और मार्केट को टाइम मिलेगा, स्टिम्युलस भी चाहिए ये सारी चीज़ों के, जो इस प्रकार की चीज़ों से आएंगे। एक और चीज़ है इसमें जो आपने कहा था, सोशल सिक्योरिटी जी। सरकार ने मजदूरों को, अब मजदूरों को यदि सोशल सिक्योरिटी सरकार खुद नहीं दे सकती, क्योंकि वो गिनती ही नहीं कर पाती है कि कितने लोग वापस गए, कितने लोग, सुप्रीम कोर्ट भी इनके ऊपर डांट लगा रही है कि आप सर्वे करो और बताओ क्या हुआ, उनका 2-2 ऑर्डर्स आ गए हैं। तो कम से कम सरकार इतना तो कर सकती थी कि कानून को तो लागू करें। उसकी जगह ये परिस्थिति हुई कि मजदूरों के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, ये पूरे प्रवासी मजदूरों के साथ, और उनके जो कानून हैं जो थोड़े बहुत उनको बचाव करते हैं, उनको भी बिल्कुल 8 घंटे की ड्यूटी को छोड़ो, कौन जाएगा वापस शहर में काम करने के लिए, जब आप कह रहे हो कि आपके श्रम कानून भी लागू नहीं होंगे। तो सरकार अपने पॉलिसी के रूप में बिल्कुल ही मजदूर विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, और जो चीज़ें थोड़ी बहुत जो की है नरेगा की, उसको भी दिल खोल के करना पड़ेगा यदि हमें वास्तव में एक नया किस्म का स्टिम्युलस देने की कोई सोच है मन में। तो ये एक किसी भी आपदा में एक मौका है एक तरीके से, जहां सरकार सबको एक मिनिमम गारंटी दे सकती है, स्वास्थ्य की दे और रोजगार की दे। तो ये बड़े जी संतोष जी, ये बताइए कि आपने भी जैसे कहा कि डायरेक्ट जो कैश ट्रांसफ़र के लिए लगातार बातें हो रही है, तमाम सारे इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सरकार में जो लोग नीति निर्धारक हैं या जो फैसला लेने वाले लोग हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा। और आपको नहीं लगता कि जो सोकोल्ड पहला पैकेज जो 20 लाख करोड़ का बताया गया, जिसमें ज़्यादातर जो है वो कर्जा था, और ये फैक्ट है कि सभी लोगों ने ये और सर्वेज में भी साबित हो गया कि वो तो सिर्फ 1% जो गवर्नमेंट का आउटगो था वो 1% ही था जीडीपी का। तो आपको लगता है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव सेकंड पैकेज का रिक्वायरमेंट आ गया है, वो देना चाहिए? आ गया है, निश्चित रूप से। मगर विडंबना तो ये है हरवीर जी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो एक बयान में कह चुके हैं कि दूसरा पैकेज की आप अभी उम्मीद इस वर्ष न करें, जब वैक्सीन आ जाएगी तब संभवतः हम सोचेंगे, तब हम दूसरा पैकेज लाने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अपना है। तो ये निखिल जी, आप मानते हैं कि अभी जो मनरेगा में संसाधन है वो नाकाफ़ी है, गांव में रोज़गार के अवसर कम है, हर तरीके का जो एक कौशल जिन लोगों के पास है, सिवाय सिर्फ जो मैनुअल वर्क करने के अलावा, उनके लिए वहाँ पर कोई विकल्प नहीं दिख रहे हैं, इसलिए उनको वापस लौटना पड़ेगा। और एक तरफ सरकार कह रही है हमने जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज भी घोषित कर दिया है, हमने बहुत कुछ कर दिया है, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो बहुत बेहतर स्थिति में है बाकियों के मुकाबले। आप वहाँ पर ज़मीन पर काम करते हैं, लोगों के बीच में दशकों से काम कर रहे हैं, और इस जो महामारी के दौरान जो दिक्कतें आई, जो संकट है, वो भी आपने देखा है। तो आपको क्या रास्ता दिखता है आने वाले दिनों में, परिस्थिति क्या दिखती है? एक मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूँ कि नरेगा और जैसे संतोष जी ने कहा था, एग्रीकल्चर, कृषि के वजह से लोगों को थोड़ी सी राहत, यदि वो होते तो एक भूखमरी की महामारी साथ साथ चलती बहुत बड़े पैमाने पर। वैसे ही भूख तो है, ये स्थिति नहीं है। सरकार अपने राशन को बढ़ा सकती है और अपने अनाज को काम में ले सकती है, लोग कह दें उनको देना ही चाहिए, और लोग शहर लौट के क्या करेंगे, शहरों में भी काम नहीं चल रहा है, वहां भी एक रोजगार गारंटी देना पड़ेगा शहरों में, तभी लोग लौटेंगे शहर में। इतना तो सरकार करे, इतना नहीं करेगी तो भयंकर दिन आगे हैं।
तो वो हमें दिखेंगे जी, हमारे ही नागरिकों के साथ। तो समय हमारे पास समाप्त हो रहा है। संतोष मेहरोत्रा जी और निखिल जी, आप दोनों लोगों ने एक बात साफ की है कि पैकेज 2 की दरकार है। जो अभी तक सरकार ने काम किया है वो नाकाफ़ी है और वो हमें हकीकत में दिख रहा है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था उन करोड़ों मजदूरों को वहाँ पर उनके काम के और कमाई के अवसर देने के लिए अभी उस तरह से तैयार नहीं है जो उसका बोझ उनका वहाँ पर गया है। इसलिए सरकार को एक बार फिर से अपने जो उसके जो पैकेज है या जो उसकी योजना है उसको रिविजिट करना पड़ेगा, नए इस तरीके से सोचना पड़ेगा और थोड़ा ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए ज़रूरी हो तो कोई क्विक सर्वे वो लोग करा लें, इसकी दरकार अभी है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ सरकार कदम उठाएगी इस पूरे मसले को हल करने के लिए, क्योंकि परिस्थिति बदल रही है और अभी उतनी बेहतर नहीं है जिस तरह का बातें सरकार कर रही है। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम लोग हिंद किसान की बात में एक नए मुद्दे के साथ आएंगे जिसमें आपके लिए बेहतर जानकारी होगी और एक नज़रिया होगा। नमस्कार।